वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम फाइनल अकाउंट्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लंबा चैप्टर भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी थ्योरी जो आपकी बुक्स में दी है इन दी फॉर्म ऑफ फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, ये डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ें आसान हैं। हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पार्ट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे उसमें टर्म्स आते जाएंगे उसके पीछे की मैं लॉजिक, उसकी थ्योरी आपको सब एक्सप्लेन करूँगी, रीजंस एक्सप्लेन करेंगे, क्या-क्या एडजस्टमेंट्स हैं, कौन-कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, कहाँ-कहाँ आते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट आई विल नॉट गो इनटू माइन्यूट थ्योरी डिटेल्स स्टूडेंट्स। ये आप अपनी बुक में बहुत अच्छे से दिए हैं, ईजी लैंग्वेज में है, आप खुद भी समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? कोई आपसे पूछे कि इन फ्यू वर्ड्स एक्सप्लेन फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो शॉर्ट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो स्टेटमेंट में। एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, सो इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट होता है जिससे बिजनेस को अपनी इनकम्स का पता चलता है। और कैसे पता चलता है? आउट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, की बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितने इनकम जनरेट कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग पीरियड में। तो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमने यहाँ लिखा है इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन करो या उसका फॉर्मेट ड्रॉ करो तो उसके फीचर्स बताओ, तो आप बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप एम्फेसाइज करेंगे। क्लियर? और दूसरा क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो स्टेटमेंट होता है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, वेदर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। और ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, कितना अमाउंट कंपनी आउटसाइडर्स को ओ कर रही है, कितना अमाउंट ओन कर रही है, कितना पैसा बाहर से लेना है कंपनी को, कितना पैसा आउटसाइड मार्केट में कंपनी को देना है। तो बेसिकली ये चीजें हमें बैलेंस शीट से पता चलती हैं। तो बैलेंस शीट डिस्क्राइब्स अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कि निकल के आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकम अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ये दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइनली हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो जब कंपनी में फाइनल अकाउंट्स की बात चल रही होती है, दैट मीन्स कंपनी को ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है, और फाइनली बैलेंस शीट भी बनानी है, प्रिपेयर करनी है। क्योंकि चाहे नेट लॉस हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, ये हमें लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ता है। उसी से कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आती है, सही फाइनेंशियल पोजीशन है, एक्यूरेट है, करेक्ट है, ये सब चीजें जानने के लिए हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। क्लियर? सो ये तो सिंपल सा बाइफर्केशन था कि फाइनल अकाउंट्स फाइनली किन दो स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे पता चलता है? ये जनरेट होता है आउट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग एक्टिविटीज बोल लीजिए या सिंपल लैंग्वेज में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, वही सारी एक्टिविटीज जो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। और इन सारी एक्टिविटीज के लिए जो एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं वो सारी चीजें कंबाइन करके आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। सो दिस ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस इज जनरेटेड आउट ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग
एक्टिविटीज, ठीक है, इसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज या वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी हैं, या वो सारी एक्टिविटीज जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी एक्टिविटीज और एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग एक्टिविटीज मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ गुड्स। सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी या ट्रांजैक्शंस होंगे या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होगी या बाइंग एंड सेलिंग गुड्स से रिलेटेड होगा, लाइक परचेज, गुड्स को हमने परचेज किया, फिर कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया, कुछ गुड्स को हमने सेल करा, कुछ गुड्स वापस हमारे पास आ गए, मीन सेल्स रिटर्न, परचेजेस, सेल्स, वेजेस मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो और जितने सारे कंपनी के बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस जो हम इनकर करते हैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स में वो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, दोज एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस which is generated out of manufacturing or buying and selling of goods। और यहीं से स्टूडेंट्स हमारा निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो आगे मैं आपको बताऊंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हमारे फॉर्मूलाज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला होता है और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकलता है, पीएल अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो ये तो आपको पता चल गया कि इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट जो जनरेट होता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज से या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब जितने भी सारे गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सारे ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता होगा। नेक्स्ट होता है पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट जितने भी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं वो सारे हम कंसिडर करते हैं। क्लियर? और उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ तो आ गया, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, और यहाँ हम आ गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिससे हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। ठीक है? और ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं। मींस प्रॉफिट एंड लॉस में सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। कैसे पता चलता है? जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड जाते हैं, उनसे जनरेटेड इनकम्स को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्लियर? और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं। एज एंड व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए टू बाइफरकेट दी एक्सपेंसेस की डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्लियर? तो ये दो टाइप के इनकम स्टेटमेंट में आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा इट विल बी ट्रांसफर्ड टू फाइनली बैलेंस शीट। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपको फर्दर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो टी शेप्ड अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले यही ढूंढना है कि ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। ठीक है? सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की जो एंट्री करेंगे वो होगी ओपनिंग स्टॉक की। अब जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं या जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करते हैं। सपोज जनवरी से दिसंबर तक का हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, तो 31 दिसंबर को हम ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? मतलब एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। ओके? बीच में नहीं करते या 6 मंथ्स नहीं करते, बिकॉज एक्यूरेट पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेट कंपनी की नहीं उसमें आती। तो जनरली
बिजनेस प्रेफर करती हैं कि जब एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें या फाइनल अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करें। क्लियर? तो सपोज ये 31 दिसंबर में हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ हम लिख भी देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर सपोज 2020 को हम ये क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ओपनिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा, डेबिट और क्रेडिट करके ट्रायल बैलेंस देते हैं और ट्रायल बैलेंस में सारे एक्सपेंसेस को वो एक साथ दे देंगे क्वेश्चन में। अब आपको बाइफरकेट करना है कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा पीएल में आएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है हमें क्वेश्चन में। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग स्टॉक? बहुत आसान है। स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं और ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं जो पिछले साल अनसोल्ड रह गए। ठीक है? पिछले साल सपोज 1 लाख के गुड्स थे या सपोज 10 लाख के गुड्स थे। क्लियर? उसमें से 8 लाख के गुड्स तो सेल ऑफ हो गए, 2 लाख के गुड्स बच गए। ठीक है? तो इस साल का जो पिछले साल गुड्स अनसोल्ड हो गए वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। पिछले साल के अनसोल्ड गुड्स इस साल के ओपनिंग स्टॉक में हम उन्हें मेंशन करेंगे। मींस पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा गुड्स का। जब भी मैं स्टॉक की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स प्लीज समझो कि मैं गुड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है? तो जो अनसोल्ड गुड्स पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में हमने दिखाए वो इस साल के ओपनिंग स्टॉक में दिखाएंगे। ठीक है? तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था सपोज 2 लाख के गुड्स अनसोल्ड थे वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया। सिंपल मीनिंग ओपनिंग स्टॉक का ये होता है। ठीक है? अब गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स 3 टाइप के 3 स्टेजेस में हम बाइफरकेट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में सिंपली ओपनिंग स्टॉक का टोटल दिया होगा, वो आपको देखना है कि कितना है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक का मतलब आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, कितने गुड्स अनसेल रह गए लास्ट ईयर वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में सपोज कितना भी अमाउंट दिया है वो हमें ओपनिंग स्टॉक में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड आता है स्टूडेंट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट जो एंट्री आती है वो आती है परचेजेस की। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद यू हैव टू सर्च फॉर परचेजेस। आपको परचेजेस का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में सर्च करना पड़ेगा। अब परचेजेस भी डेबिट साइड ही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है? मींस आपने कितने गुड्स उस साल परचेज करे। हम गुड्स इसलिए परचेज करते हैं ताकि हम उसे बाद में रीसेल कर सकें। सो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग ऑफ गुड्स हम गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है? तो गुड्स को हमने कितने गुड्स परचेज करे वो हम डेबिट साइड लिख देंगे। सबसे पहले गुड्स का जो परचेजेस का जो एडजस्टमेंट होगा उसमें हम कर देंगे लेस परचेज रिटर्न और फाइनल अमाउंट हम यहां दिखाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस का अमाउंट आपको ढूंढना है ट्रायल बैलेंस में। अगर परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दिया है तो वो परचेजेस से हमेशा माइनस होगा, ये बाय डिफॉल्ट आप मान के ही चलो। ठीक है? अगर क्वेश्चन में दिया है तो लेस करना है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिया है तो प्लीज इसे स्किप मत करना वरना ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस एक्यूरेट नहीं आएगा। क्लियर? तो ये तो हो गई परचेजेस की बात, कितने हमने परचेज किए और कितने हमने रिटर्न कर दिए। दिस इज सिंपल। सो द नेक्स्ट आइटम जो हमें ट्रायल बैलेंस में सर्च करना है वो है सेल्स, कि कितने अमाउंट ऑफ गुड्स कंपनी ने उस अकाउंटिंग ईयर में सेल ऑफ करे। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट के। क्लियर? तो सेल्स की वैल्यू हमने यहाँ दिखा दी और जैसे परचेजेस में एडजस्टमेंट होता है वैसे ही सेल्स में होगा। अब सेल्स रिटर्न भी यू हैव टू फाइंड इन द ट्रायल बैलेंस। ओके? परचेज रिटर्न दिया है और अगर सेल्स रिटर्न भी दिया है तो आपको लेस करना है सेल्स रिटर्न और इसकी फाइनल वैल्यू यहाँ दिखानी है। क्लियर? ये समझ आ गया? ये तो इजी एडजस्टमेंट्स हैं। अब
क्रेडिट साइड एक और आइटम जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। इसकी वैल्यू आपको यहाँ दिखानी है। जनरली जब हम एडजस्टमेंट्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ही ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा। अब जो चीज़ या जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है मींस वो एडजस्ट होनी है। एडजस्ट हमेशा दो पॉइंट्स पे होती है, दो जगह होती है, ठीक है। अगर एक जगह ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर रहे हैं हम, तो एक जगह बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर एक जगह बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं तो एक जगह पीएल अकाउंट में शो करेंगे। हो सकता है एक जगह पीएल अकाउंट में आ रहा है, एक जगह ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है। तो जो भी आइटम एडजस्टमेंट्स में आता है वो हमेशा दो जगह अपीयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो एडजस्टमेंट्स पे हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि क्लोजिंग स्टॉक अगर है क्वेश्चन में, तो अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड जा रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स क्रेडिट साइड आएगा। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक दो अमाउंट्स पे या दो डिफरेंट तरीके से वैल्यू हो सकता है, या उसकी वैल्यूएशन दो तरीके से होती है। एक तो कॉस्ट प्राइस पे होती है, एक रियलाइजेबल प्राइस पे होती है। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक का तो सिंपल मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इस साल के जो गुड्स कंपनी सेल नहीं कर पाई, या अनसोल्ड अमाउंट ऑफ गुड्स एट द करेंट इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल पीरियड, तो वो अमाउंट आएगा क्लोजिंग स्टॉक में। क्लियर? अब हमें कॉस्ट प्राइस पे इसको वैल्यू करना है या रियलाइजेबल प्राइस पे वैल्यू करना है, कैसे पता चलेगा? सपोज इसकी जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 80,000, ठीक है, और रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है सपोज 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये दो वैल्यूज दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की। आप कंफ्यूज हो गए भाई कौन सा वैल्यू लें, 80,000 पे वैल्यूएशन करनी है या 1 लाख पे वैल्यूएशन करनी है? तो हम वही अमाउंट लिखेंगे जो कम होगा। वी विल कंसिडर ओनली दैट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और दैट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच इज लेस, विच एवर इज लेस। तो इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक का लेस है, तो यहाँ पे हम 80,000 शो कर देंगे। क्लियर? अगर ये 1 लाख होता और ये 60,000 होता तो हम 60,000 शो करते, या यहाँ 60,000 होता तो हम रियलाइजेबल वैल्यू पे उसको कंसीडर करते। मींस दोनों वैल्यूज में से जो भी लेस है वो आपको कंसीडर करना है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ठीक है। उसके पीछे का ये रीजन है कि जितना भी फ्यूचर में एंटिसिपेटेड लॉस होता है क्लोजिंग स्टॉक को लेके, उसको हम कंसीडर करते हैं, और अनरियलाइज्ड गेन्स को, या फ्यूचर में अगर कोई गेन भी हो रहा है तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं। ये आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, प्रिंसिपल्स में, कॉन्सेप्ट्स में, कन्वेंशन में पढ़ा होगा, ठीक है। ये वन ऑफ द अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि जितने भी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर में जितना भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हो रहे हैं उन सबको हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। नुकसान को कंसिडर करते हैं, फायदे को कंसिडर नहीं करते। इसलिए इनमें से जो भी वैल्यू कम होगी उसको कंसिडर करेंगे। क्लियर? ऑब्वियसली अगर ये कम है तो हमने यहाँ पे जो एंटिसिपेटेड लॉस है उसे कंसिडर किया होगा, इसमें नहीं किया। तो अगर हम एंटिसिपेटेड लॉस जिस भी अमाउंट में या वैल्यू में कंसिडर कर रहे हैं उसको हम लेंगे, ठीक है। वी विल इग्नोर दी फ्यूचर गेन्स बट वी विल कंसिडर दी रियलाइजेबल या फ्यूचर लॉसेस। क्लियर? तो अगर कोई आपसे बोले कि दोनों में से जो अमाउंट कम होती है उसी को हम क्यों कंसिडर करते हैं, तो उसके पीछे का ये रीजन है। यू हैव टू नो दिस, ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो जो भी वैल्यू कम होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये तो हुआ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की बात। एक आ गया सेल्स, एक आ गया सेल्स रिटर्न, एक आ गया क्लोजिंग स्टॉक। जनरली यही तीन चीजें आती हैं, ज्यादा कुछ क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में होता भी नहीं। ध्यान रखने वाली चीज है कि डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है। तो एक तो हमने ओपनिंग स्टॉक को कंसिडर कर लिया, परचेजेस को कर लिया, परचेजेस रिटर्न को कर लिया। इसके बाद आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रायल बैलेंस में सारे एक्सपेंसेस एक साथ दिए रहेंगे,
डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन से पीएल अकाउंट में जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया वही एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से, उनकी प्रोडक्शन से, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हो गए? जनरली जो कॉमन से और इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, एक तो हो गया वेजेस, ठीक है, दूसरा हो गया वेजेस एंड सैलरीज। तो ये वेजेस भी दे सकता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज भी करके दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। सैलरी एक ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बिकॉज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग से जनरेट नहीं होता। क्लियर? तो अगर वेजेस एंड सैलरीज दी है तो ये आएगा ट्रेडिंग में, लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस दी है तो ये जाएगा पीएल अकाउंट में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। वेजेस एंड सैलरीज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और सैलरीज और वेजेस आएगा पीएल अकाउंट में। इसका ट्रिक यही है कि अगर वेजेस पहले है तो दैट मीन्स आंख बंद करके उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, और अगर सैलरीज पहले है तो यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस, उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो एक तो हो गया वेजेस, एक हो गया वेजेस एंड सैलरीज। क्लियर? थर्ड आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है? भाई वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगते हैं, जैसे कि सपोज फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री लाइटनिंग है, कोल है, वाटर, पावर एक्सेट्रा। मीन्स अगर ये सारे टर्म्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं तो दैट मीन्स ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आ सकते हैं, या तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का पूरा टोटल सम अमाउंट दिया रहेगा, या दिया रहेगा टू कोल, गैस, वाटर, फ्यूल करके, ठीक है, पावर, यहाँ पे फ्यूल भी लिख सकते हैं, गैस भी लिख सकते हैं। ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। क्लियर? एक एक्सपेंस आ सकता है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस में फैक्ट्री रेंट दिया है, मींस फैक्ट्री पे एम्फेसाइज किया है, तो दैट मीन्स ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री वर्ड जहां भी लिखा है, जिस एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा है, दैट मीन्स by default it is a direct expense, it will go to trading account. clear? फैक्ट्री लाइटनिंग हो गई, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गई, ठीक है, सिर्फ रेंट दिया है या लाइटिंग दिया है तो ये जाएगा पीएल अकाउंट में, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है ये, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्सपेंस है, इट विल गो टू पीएल अकाउंट। लेकिन अगर फैक्ट्री रेंट दिया है तो इट विल कम अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? ये समझ आया? अच्छा, फोर्थ दे सकते हैं आपको प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। अगर प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो ये तो नाम से ही समझ जाओ कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जाएगा पीएल अकाउंट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट्स जो आपको पता होना चाहिए। या तो आपको क्वेश्चन में कैरेज दिया होगा, या कैरेज इनवर्ड्स दिया होगा, या फ्रेट इन दिया होगा, या कैरेज ऑन परचेजेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कैरेज ऑन परचेजेस तो डायरेक्टली चला जाएगा, भाई परचेजेस वर्ड जहां आ गया दैट मीन्स वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, क्योंकि वो गुड्स को परचेज करने के लिए हम वो एक्सपेंस को इनकर कर रहे हैं,
मीन्स वही एक्सपेंस जो हम इनकर करते हैं कि गुड्स को हम मार्केट प्लेस से फैक्ट्री तक ले आएँ। फैक्ट्री प्रेमाइसेस तक लाने के लिए जो एक्सपेंस हमें देना पड़ता है, जो अमाउंट हमें देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कैरेज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैरेज दिया है तो भी ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मीन्स गुड्स को हम फैक्ट्री प्रेमाइसेस में ला रहे हैं। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड दिया है, दैट मीन्स वो पीएल अकाउंट का एक्सपेंस है। आउटवर्ड से कोई मतलब नहीं है हमें, हम कितने गुड्स को अंदर ला रहे हैं फैक्ट्री प्रेमाइसेस में, वो इम्पोर्टेंट है। परचेजेस पे ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ फैक्ट्री बताया था। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कैरेज ऑन परचेजेस दिया है तो डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड्स दिया है तो ट्रेडिंग में जाएगा। सिंपली कैरेज दिया है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, ट्रेडिंग में जाएगा। फ्रेट के नाम से दिया है, फ्रेट इनवर्ड्स दिया है, फ्रेट इन दिया है, मीन्स इनवर्ड्स इन जितना भी एक्सपेंसेस के बाद लग रहा है, सफिक्स लग रहा है इन या इनवर्ड्स या परचेजेस भी सफिक्स लग रहा है, दैट मीन्स वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग में ही जाएगा। आउटवर्ड्स जहाँ आ रहा है दैट मीन्स वो पीएल अकाउंट में आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एक आ सकता है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस मीन्स अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, और वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू शिप्स हो रहा है, तो शिप्स डॉक में आती हैं और डॉक को लीव करती हैं। तो जितना भी एक्सपेंसेस इनकर होता है शिप्स पे डॉक तक आने में और डॉक को लीव करने में, जो एक्सपेंसेस कंपनी इनकर करती है, उसको हम डॉक चार्जेस में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाय सी रूट। ठीक है, तो शिप्स डॉक पे ही आके रेस्ट करेंगी, फाइनली वहीं से सारे गुड्स आपके उतरेंगे। तो डॉक चार्जेस गुड्स पे ही लगते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो डॉक चार्जेस इनवर्ड्स हो रहा है, वैसे बेसिकली डॉक चार्जेस ही लिखे होते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो इट इज अंडरस्टूड कि यू हैव टू मेंशन इट इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अच्छा एक और क्या आ सकता है, एक आ सकता है रॉयल्टी। रॉयल्टी चार्जेस क्या होते हैं, अगर हम किसी ओनर के राइट को यूज कर रहे हैं, ये बिजनेस किसी ओनर के राइट को या उसके पेटेंट को यूज कर रही है, कोई चीज उसने प्रोड्यूस करी या मैन्युफैक्चर करी जिसपे उसका राइट है, ठीक है, उसका कॉपीराइट है, ओके, और वो हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो जरूरत की चीज है, तो भाई हमने उसको बोला कि हम आपकी ये चीज यूज करना चाहते हैं। या कोल माइंस की अगर हम बात करें, तो कोल माइंस का जो ओनर होगा, भाई उसको जरूरत नहीं है माइन कोल की, लेकिन हमें है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कुछ ऐसा हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें कोल की बहुत जरूरत है, तो अब जिसका कोल माइन है, जिस ओनर का कोल माइन है, उसका राइट है, तो हम उसके राइट को अब यूज कर रहे हैं, या उसके पेटेंट को कोई हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई चीज हम बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आइडिया से, थॉट से। तो जैसे बुक है, अब बुक पे मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, मैंने लिखी है, तो मेरा पेटेंट चलेगा। तो अगर वो बुक किसी और कोई और तीसरा बंदा उसे यूज कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसे उस पर चार्जेस दूंगी। ऑब्वियसली अगर आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी है और मुझे यूज करनी है, तो आप बोलेंगे ना ये मेरी चीज है, इस पर मेरा राइट है, इसमें मेरा कॉपीराइट है। तो अगर मैं आपका पेटेंट या अगर आपका मैं राइट यूज कर रही हूँ, तो उसके बदले में मैं आपको चार्जेस दूंगी, जिसे हम बोलते हैं रॉयल्टी चार्जेस। तो अगर रॉयल्टी ऑन सेल्स आ जाता है क्वेश्चन, अगर सिंपली रॉयल्टी चार्जेस दिया है, दैट मीन्स वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन रॉयल्टी ऑन सेल्स दिया है तो वो पीएल अकाउंट में जाएगा, इसको ट्रेडिंग में गलती से भी मत लिख देना। ठीक है, जिस जिस एक्सपेंस के आगे या पीछे परचेजेस लिखा रहा है स्टूडेंट्स, वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। लेकिन जहाँ सेल्स आ जाता है वहां यू हैव टू बी केयरफुल, जैसे रॉयल्टी चार्जेस ऑन सेल्स या रॉयल्टी ऑन सेल्स, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो अगर अब आपसे पूछे कि रॉयल्टी चार्जेस क्या होते हैं, तो जब हम किसी ओनर के राइट को या उसके पेटेंट को यूज करते हैं, तो इन रिटर्न हमें कोई चार्ज पे करना पड़ता है, और ये एक्सपेंस इसलिए होता है कंपनी के लिए क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अल्टीमेटली बढ़ा देता है। क्लियर, तो ये रॉयल्टी चार्जेस को हम डेबिट साइड लिखते हैं, अनटिल एंड अनलेस रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल्स। अगर रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल्स ट्रायल बैलेंस में दिया है, इट विल गो टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, और क्या हो सकता है, एक आता है स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर्स कंज्यूम्ड बेसिकली, अब हम एसेट्स की बात करते हैं, अगर
एसेट्स को मेंटेन, भाई अगर हम बहुत बड़े बिजनेसेस की बात करें तो जो फैक्ट्री में उनके जो एसेट्स रखे होते हैं, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, ठीक है, तो ये बहुत इनका जो एसेट का जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इनका प्राइस भी ज़्यादा होता है, इनका मेंटेनेंस सर्विसेज भी ज़्यादा होते हैं। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो हम एसेट पे करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उनको अपडेट रखने के लिए, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस जाते हैं स्टोर्स कंज्यूम में। अब बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उनकी अगर टाइम से ग्रीसिंग नहीं हुई, ऑयलिंग नहीं हुई, उनका इंजन का चेक नहीं हुआ, उनके इंजन की ऑयलिंग नहीं हुई, तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी हर साल लग ही रहा है, वो ख़राब वैसे भी हो रही हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और वो हमेशा स्टोर्स कंज्यूम के अंदर आते हैं, और ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हम शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात रह गई थी कि अगर हम गुड्स, ये कैरेज एक्सपेंसेस या फ्रेट इन या कैरेज ऑन परचेजेस गुड्स की बात कर रहे हैं, जब तक गुड्स की बात हो रही है तब तक ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस है। लेकिन अगर ये फ्रेट चार्जेस या कैरेज चार्जेस हम किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं और वो एसेट हमारे फैक्ट्री प्रेमाइसेस में आ रहा है, तो वो एसेट की टोटल अमाउंट में हम उस एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि सिंपल, आपको अभी तक ये पता होगा डेप्रिसिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल एसेट, सपोज एक मशीनरी का कॉस्ट 10 लाख हो गया, अब उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें 1 लाख की ज़रूरत और पड़ी, तो ऑब्वियसली वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने टोटल अमाउंट ऑफ एसेट में ऐड कर दिया था, 11 लाख हो गया था। ऐसे ही अगर फ्रेट चार्जेस या कैरेज चार्जेस या कैरेज ऑन एसेट दिया है, तो वो हमेशा जो फाइनल एसेट जो होगा, जिस भी एसेट की बात हो रही होगी, सपोज मशीनरी की बात हो रही है, तो उसके टोटल कॉस्ट में वो एक्सपेंस को हम ऐड कर देंगे, फिर वो यहाँ नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि फ्रेट और कैरेज चार्जेस आप किस चीज़ पे दे रहे हो, एसेट पे दे रहे हो तो वो एसेट के टोटल अमाउंट में इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अगर सिंपली फ्रेट दिया है, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो गुड्स की बात कर रहे हैं, कैरेज है, अंडरस्टूड गुड्स की बात हो रही है, परचेजेस आ गया तो और क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस केस में फिर इट विल कम ऑन दी डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेसिकली ये सारी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यही कुछ होते हैं, मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत लंबी नहीं होती, आपको ऑन टिप्स याद हो जाएंगे, बट हाँ इनडायरेक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे होते हैं, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइटम्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। और फाइनली फिर क्या होता है, हम यहाँ पे हमारा हम बैलेंस इसको कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड को हम बैलेंस करते हैं। अगर तो प्रॉफिट होगा तो हम उसको यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट करके दिखाएंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट यहाँ, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स हमारी क्रेडिट साइड ऑब्वियसली डेबिट साइड से बड़ी है, लॉस होगा तो यही चीज उल्टा हो जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यहाँ हो जाएगा, मीन्स हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा थे हमारी इनकम से, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना समझ में आ गया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है और ये चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, एंड देन वी विल मूव ऑन टू फर्दर स्मॉल इक्वेशन न्यूमेरिकल्स, और फिर हम एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।